गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं जेपीएससी सहायक अभियंता का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2019 है, उसका इंटरव्यू में मुझे शामिल होने का मौका मिला। जब आप आयोग द्वारा आयोजित प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई होते हैं तो नियुक्ति का तीसरा और फाइनल स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद सीधे मेरिट लिस्ट का नाम आता है, तो मुझे भी मौका मिला इंटरव्यू में शामिल होने का। मेरा इंटरव्यू 1 जून 2022 को था। तो जैसे मैं इंटरव्यू का बात करूँ, सबसे पहले जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो ऑफिस है रांची में, वहाँ शेड्यूल टाइम पे हमें पहुँचना है। वहाँ एंट्री के टाइम अटेंडेंस लगेगा, अटेंडेंस कर दिए फिर आप सीधे अंदर जाइए। अटेंडेंस जहाँ होता है वहाँ आपको चेक करेंगे गार्ड वगैरह, और आपसे फ़ोन ले लिया जाएगा। मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड, ऐसा जिन्होंने बोला है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, तो आपका फ़ोन वहाँ ले लिया जाएगा। फिर आप जैसे ही अंदर जाके आपको बेसमेंट में बैठा दिया जाएगा, सारे कैंडिडेट वहाँ बैठेंगे। फिर जेपीएससी के ही में ही काम करने वाले 1-2 लड़के रहते हैं, तो वहाँ वे लिस्ट लेके बैठे रहेंगे और बाय नेम 3-4 ऐसे करके बुलाते रहेंगे। तो करीब 4-5 को एक बार, जैसे एक लड़का बैठा रहता था वहाँ, तो करीब 5 लोग को एक बार में बुलाता और 5 से अटेंडेंस साइन करा के फिर ऊपर भेज दिया जाता। बेसमेंट में सारे कैंडिडेट बैठे हैं, लेकिन जो इंटरव्यू चल रहा था वो फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा था। तो ऐसे ही कॉल आता, करीब 4-5 लोगों को बुलाता वो लड़का अपने पास, सबका साइन लेता और सबको ऊपर भेज देता। तो ऐसे ही वेटिंग में बहुत सारे लोग वेटिंग में रहते हैं। करीब एक दिन में 100 कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया गया था, तो मेरा 1.25 नंबर था, करीब लास्ट कैंडिडेट। और सुबह एंट्री टाइम 8:30 बजे है और मेरा इंटरव्यू हुआ था करीब शाम को 4 बजे। तो ये आप जैसे इमेजिन करोगे, आप जैसे आप चले जाते हैं, आपको फिर ऊपर भेजा जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद भी वेटिंग है। आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए जहाँ इंटरव्यू हो रहा है, वहाँ सोफा वगैरह सब चीज़ लगा रहता है। मतलब आप जेपीएससी के जो बिल्डिंग में जाएंगे, वेल फर्निश्ड बिल्डिंग है। ऊपर का जो फ्लोर है बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है, और वहाँ जाके आपको वेट करना है। फिर वहाँ बाय नेम आपको नहीं, नीचे से तो आप बाय नेम जाएंगे, लेकिन जब ऊपर आप चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, इंटरव्यू टोकन नंबर फॉर इंटरव्यू, टोकन नंबर या टिकट नंबर जो भी कह लीजिए। और इंटरव्यू का ये सेशन है कि वहाँ आपसे इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं जा रहा है। जेपीएससी के इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं जा रहा है, बस उस टोकन नंबर से ही आपका काम हो रहा है। तो आपको टोकन नंबर ऊपर भी मिल गया, आप वेटिंग में बैठे हुए हैं, और बाकी आपसे जो पहले कैंडिडेट हैं सबकी इंटरव्यू चल रही है। तो जनरली 3-4 बोर्ड होते हैं, मुझे लगता है मेरे समय में 3 ही बोर्ड थे। 100 लोगों का एक दिन में इंटरव्यू था, 3 बोर्ड थे। तो जब आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, चूँकि फ़ोन अलाउड था नहीं तो मैं वहाँ का आपको कुछ दिखा नहीं सकता। आप फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो जो मेन कॉरिडोर एरिया है, कॉरिडोर के कह लीजिए लेफ्ट तरफ, लेफ्ट में जो जेपीएससी के चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन श्री अमिताभ चौधरी, उनका ऑफिस था। और कॉरिडोर के जस्ट राइट में था जेपीएससी के जो मेंबर हैं डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, उनका ऑफिस था। और बाकी मुझे लगता है बाकी 2 लोग का शायद सेकेंड फ्लोर पे था। तो अभी वर्तमान में जेपीएससी में एक चेयरमैन है और इनके अलावा 3 मेंबर हैं। तो जो भी पैनल डिसाइड होगा उसके चेयरमैन, इंटरव्यू पैनल बोर्ड के चेयरमैन, यही 4 में से कोई ना कोई आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे पैनल बोर्ड के चेयरमैन मैम थी डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। तो जैसे आप ऊपर में जब जाके आप वेट कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ आप टोकन नंबर के साथ वेट कर रहे हैं, तो जो वहाँ प्यून वगैरह हैं वे टोकन नंबर बुलाएंगे, आपका नाम नहीं बुलाएंगे, टोकन नंबर बुलाएंगे 1 by 1। तो टोकन नंबर बुलाए, आप जो इंटरव्यू का जो रूम है उसके रूम के दरवाजे के पास ही एक चेयर लगी रहती है। तो आपका टोकन नंबर बुलाए तो आप जाके जो दरवाजे के पास जो कुर्सी लगी हुई है वहाँ आपको बैठ जाना है, वहाँ आपको वेट करना है 4-5 मिनट। वो मतलब जानबूझ के ये समय देते हैं वे लोग कि कैंडिडेट थोड़ा सा प्रिपेयर हो ले। तो वहीं जाके मैं भी मेरा जो बोर्ड पैनल था डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य के रूम के बाहर मैं भी वेट कर रहा था। मेरा सबसे लास्ट था 100 नंबर पे, मुझसे पहले सारे लोग लगभग जा चुके थे। तो ऐसे ही जैसे आप जाते हैं, तो जैसे वहाँ जब हम बैठ गए तो बुलाया गया, ये एक बजाने का रिंग बेल था, अंदर से रिंग बेल बजाया गया
तो जैसे ही मैं चेयरमैन जो पैनल बोर्ड है वहाँ सामने जाके चेयर पे करीब 3-4-5 मिनट मैंने वेट किया। अंदर इंटरव्यू चल रहा था। दूसरे कैंडिडेट जब बाहर आए उसके बाद 2 मिनट रेस्ट कर लिया, 2 मिनट का गैप रखा गया, उसके बाद मुझे बुलाया गया। तो मैंने एंट्री के साथ ही आप ये जो टोकन नंबर हमें मिलता है वो टोकन नंबर लेके हमें जाना रहता है इंटरव्यू मेंबर के पास। जाते के साथ सबसे पहले मैंने विश किया। मेरे इंटरव्यू पैनल में 3 मेंबर थे। तो जो मैम थी सबसे साइड में बैठी हुई थी, इसके अलावा जो 2 प्रोफेसर थे वो थोड़े से डिस्टेंस पे थे। तो अंदर जाने के बाद पता चल जाता है कि कौन चेयरमैन है और कौन नॉर्मल कॉलेज से बुलाए गए प्रोफेसर वगैरह हैं। तो मैम को मैंने सबको विश किया और मैम को मैंने अपना टोकन नंबर दिया। तो वहाँ इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता, ना आपसे नाम पूछा जाता है। तो जिस कैंडिडेट का टोकन नंबर है एक्चुअली में वही कैंडिडेट है, इसके वेरिफिकेशन का के लिए वे पूछते हैं कि हाँ आपने 10th इस ईयर में किया, आपने इस स्कूल से किया। वे खुद पूछेंगे, आपको सिर्फ कंफर्म करना होगा। तो मुझसे भी पूछा गया कि आपने 10th 2013 में किया। मैंने बोला यस मैम। उसके बाद आपने डिप्लोमा कहाँ से किया, किस कॉलेज से किया, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताइए। तो मैं इंटरव्यू में एंट्री लेने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मैं अपना जो मैं सोचता था ये बता दूं। मैंने एंट्री लेने से पहले मतलब इंटरव्यू की अगर तैयारी की बात करूं तो मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट ठीक से तैयार किया था और मैं हाईवे की टेस्ट वगैरह पढ़ के गया था। तो मेरा प्रयास यही था कि मेरा इंटरव्यू ये 2 चीज़ में चले। वो इंट्रोडक्शन मैं थोड़ा सा बाकी लोग से जैसे पूछ रहा था, बोले कि इंट्रोडक्शन चल नहीं रहा है। फिर मैं थोड़ा सा सोच में आ गया था कि जब इंट्रोडक्शन पूछ ही नहीं रहे हैं तो मैं अपना ज़िला कैसे बताऊंगा, या मैं किसी सेक्टर में पहले से काम कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें कैसे बताऊंगा। तो ये वहाँ मुझे मतलब एक तरह से कहिए कि मौका मिल गया। जब मैडम ने पूछा कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, तो उसी समय मैंने बोल दिया कि परियोजना उच्च विद्यालय तोरेलवा जो कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने जानबूझ के उनको अपने ज़िले का नाम बताया। वहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर वे डिग्री में चली गई कि आपने ये क्या किया है, AMI ये क्या होता है। ये मुझसे जानना चाह रही थी कि AMI जो इक्विवेलेंट टू बीटेक है ये क्या है। तो मैं जैसे ही बताने का प्रयास किया उससे पहले जो एक प्रोफेसर साहब बैठे थे, सर बैठे थे, उन्होंने ही मैडम को कोऑपरेट किया। उन्होंने मैडम को समझा दिया कि AMI क्या है। AMI ये थोड़ा सा इक्विवेलेंट टू बीटेक कोर्स है, लेकिन जो लोग इस टेक्निकल फील्ड में नहीं है उनके लिए नया है ये चीज़। उन्हें थोड़ा सा समझना होगा कि ये कोर्स कैसे है, क्या कैसे पढ़ाई होता है। तो उस सर ने मैडम को सारी चीज़ें क्लेरिफाई कर दी। तो फिर मुझसे AMI क्या है इस पर सवाल नहीं किया गया। फिर पूछी कि आपने 2019 में डिग्री किया है, अब तक आप क्या कर रहे थे। तो बस मैं यही चाह रहा था, मतलब मुझे पॉइंट मिल गया। मैंने खट से तुरंत रिप्लाई कर दिया कि मैम मैं हाईवे इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ 2017 से। तो यहाँ तक हो गया। फिर मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझसे सैलरी पूछी जाएगी, लेकिन मैम ने पूछ दिया कि आपकी सैलरी कितनी है। तो मैंने बताया कि मैम 30,000 पर मंथ। तो मैम ने बोला कि आपकी सैलरी तो अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है, फिर इधर क्यों आना चाहते हो। तो ये सवाल एक तरह से रिलेट कर गया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मैंने इस सवाल को पूछने के कई तरीके हैं, लेकिन सारांश सबका एक ही है। तो यहाँ मुझसे भी इसी तरह का सवाल पूछा गया। तो मैंने जवाब दिया कि मैम डिसीजन मेकिंग वहाँ उस तरह का नहीं है, यहाँ मुझे लगता है डिसीजन मेकिंग आएगी। इसके अलावा अपने राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे ही 2-3 पॉइंट मैंने बताया। तो मैम ने बोला ठीक है ओके। फिर मैम ने जो पैनल बोर्ड की चेयरमैन मैम ही थी जो कि JPSC की मेंबर है, तो उन्होंने फिर दूसरे वाले सर को फॉरवर्ड कर दिया कि सर आप लीजिए। तो जो दूसरे पर्सन थे सेकेंड नंबर में, तो उन्होंने मुझसे हाईवे से सवाल पूछना शुरू किया। मैं सोच रहा था कि टेस्टिंग वगैरह का पूछेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा हट के सवाल किया। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है, क्या क्या फैक्टर इसमें इंक्लूड होते हैं। इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझिए कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस तो इसके बारे में मैंने समझाया कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों को ऐड करके होता है। इसके अलावा भी मैंने थोड़ा सा और डिटेल में बोला जो मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। तो इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे मैंने आंसर दे दिया। फिर उनका दूसरा सवाल था कि सपोज एक एज्यूम कीजिए कंडीशन है कि सड़क पे व्हीकल रन कर रही है, हम अचानक ब्रेक मार दिए, व्हीकल रुक गई, तो क्या होगा। तो मैंने जवाब दिया कि सर
व्हीकल रन कर रही है मेन हाईवे पे, तो हम अचानक ब्रेक नहीं मार सकते, क्योंकि पीछे वाली जो व्हीकल है, हमसे जो पीछे व्हीकल है, वो टक्कर दे सकती है। तो ये फिर वहाँ रिजिड होगा कि नहीं, मान लीजिए कि कंडीशन है, मान लीजिए कि आप पीछे कोई व्हीकल नहीं है, तो फिर मैंने बोला कि जब हम ब्रेक मारेंगे तो गाड़ी एकदम बिल्कुल इंस्टेंट नहीं रुकेगी, थोड़ी सी स्कीड करेगी। तो फिर वे बोले कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, हम आप मान के चलिए कि जहाँ मेरा फुल पावर ब्रेक है, हम जहाँ ब्रेक मारे वहीं गाड़ी रुक गया, कोई स्कीड विस्कीड नहीं कर रहा है। तो फिर मैंने बोला कि अगर हम ब्रेक मारते हैं एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे गाड़ी रुक जाती है, तो फिर ये दिस विल रिजल्ट इनटू एन एक्सीडेंट। तो पूछे कि हाँ, यही मैं जानना चाहता हूँ, तो एक्सीडेंट क्यों होगा, कैसे होगा एक्सीडेंट, किस कारण से होगा। तो मैंने बोला कि सर इनर्शिया फोर्स का कंसिडरेशन आ जाएगा यहाँ, कोई भी मूविंग बॉडी है वो मूवमेंट में ही रहना चाहती है। तो फिर सर बोले कि नहीं नहीं, ये दूसरा कुछ बताइए। फिर मैंने बोला कि सर यहाँ गाड़ी इंस्टेंट रुक जा रही है बिना स्किड किए, तो मुझे लगता है फ्रिक्शन यहाँ बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वे मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, वो बोले कि नहीं, फ्रिक्शन बढ़ेगा नहीं, फ्रिक्शन घट जाएगा। तो इस सवाल पे मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। हालांकि मैं वहाँ, उन्होंने बोला कि फ्रिक्शन घट जाएगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि जी सर। फिर वे बोले कि आप हाईवे में हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। मैंने बोला सर ओके सर, थैंक यू, सॉरी सर। फिर इसके बाद तीसरे वाले मेंबर को दिया गया, शिफ्ट किया गया। मैम ने ही तीसरे वाले सर को हिंट किया कि सर आप पूछिए। तो जो तीसरे वाले सर थे वे बड़ी विनम्र मुझे लगे। उन्होंने, जब मैंने सबसे पहले, जब मैं आप वीडियो में पहले ही बताया कि मैंने अपने ज़िले का नाम ज़बरदस्ती बता दिया था, तो उनके दिमाग में था। तो सर ने, तीसरे वाले सर ने पहला क्वेश्चन किया कि आपका जो गढ़वा ज़िला है उसकी बाउंड्री किन किन ज़िलों से टच होती है। तो मैंने बोला कि सर गढ़वा झारखंड का एकमात्र ज़िला है जिसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से टच करती है। बोले नहीं नहीं, ऐसा मत बताइए, ज़िला बताइए कौन सा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला। तो मैंने बोला कि सोनभद्र। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि और बताइए और कौन कौन ज़िला टच करती है। तो ये प्रश्न मैं ठीक से तैयार करके गया था। तो मैंने उनको बताया कि सर छत्तीसगढ़ का सरगुजा डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का रोहतास ज़िला है, ये दोनों भी टच करते हैं। फिर वे पूछे कि झारखंड की तरफ से कौन सा ज़िला, तो मैंने बताया कि पलामू ज़िला टच करता है। यहाँ वे संतुष्ट हो गए मेरे जवाब से, ठीक है ओके बोले। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया कि आपके, सपोज आप गढ़वा जिला से, गढ़वा से रांची आ रहे हो, तो आप किन किन ज़िलों को क्रॉस करते हुए आओगे। तो ये, इस प्रश्न में मैं थोड़ा सा मतलब हिचकिचाया, लेकिन मैं बताया कि सर गढ़वा से चलेंगे, फिर पलामू पड़ेगा, पलामू के बाद फिर लातेहार पड़ेगा, फिर लातेहार के बाद मैं थोड़ा सा रुक गया, फिर मैं बोल दिया कि लातेहार के बाद सर हम रांची पहुंच जाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। चलो बताओ कि अगर चंदवा में जाम लग गया, लातेहार चंदवा में जाम लग गया, तो फिर आप कैसे आओगे बाई रोड। तो मैं इस प्रश्न में थोड़ा सा फंस गया, मुझे लगा कि मैं फंस रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा मुझे स्किप करना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने बोल दिया कि सॉरी सर, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं बाई रोड आया नहीं। इस प्रश्न को उन्होंने ठीक से सर ने समझाया, पतरातू रामगढ़ वगैरह, मुझे थोड़ा सा अभी डिटेल उन्होंने जो जो बोला मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ठीक से समझाया कि चंदवा में जाम लग गया तो आप वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी ओर जाओगे, फिर रामगढ़ पड़ेगा, फिर रामगढ़ से रांची आओगे। मैंने बोला ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। फिर उनका अगला प्रश्न था कि गढ़वा जिला में कौन कौन से शेड्यूल ट्राइब पाए जाते हैं, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मैं जब 10वीं कक्षा में था तो मेरे कुछ दोस्त उरांव टाइटल लिखते थे, तो मुझे खट से क्लिक किया। तो मुझे एक ही नाम याद आ रहा था, उरांव सिर्फ। तो मैंने बोला कि सर मुख्य रूप से गढ़वा जिला में उरांव जनजाति पाई जाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है और बताइए। तो मैं बोला कि सर मुझे याद नहीं सर, एक ही उरांव की कहीं मुझे पता है। उन्होंने फिर बोला कि नहीं नहीं, ठीक से याद कीजिए, आपके वहाँ यहाँ वो राजा भी रह चुके हैं। तो मुझे, मेरे दिमाग में क्लिक किया कि राजा बोल रहे हैं, यानी कि ये मेदिनी चेरो की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर चेरो जनजाति। तो बोले हाँ ठीक है और बताइए। फिर इसके अलावा मैंने दूसरा के बाद मुझे उस समय क्लिक नहीं किया। हालांकि ये प्रश्न मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसका मैं बहुत अच्छी तरह से जवाब मतलब अब दे सकता हूँ, लेकिन उस समय क्लिक नहीं किया। तो उन्होंने खुद से ही बताया, जब मैं कह दिया कि सर मुझे इसके अलावा पता नहीं, तो उन्होंने खुद से जवाब दिए कि इसके अलावा खेरवार जनजाति पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से है गढ़वा जिला में। मैं बोला ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब जब ये लोग कुछ भी हमें बताते हैं, वे प्रश्न पूछे हमें नहीं पता, मैं वहाँ जो भी देखा अपने मेंबर में
ये प्रश्न पूछे मुझे नहीं आता, तो फिर सर ने खुद से ही उस प्रश्न को ठीक से इलैबोरेट किया, उसका उत्तर दिया। तो जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं, मुझे लगता है आपको थैंक यू कहना चाहिए वहाँ की, थैंक यू सर, मतलब आपको कुछ सीखने को मिला तो आपको थैंक यू सर कहना चाहिए वहाँ। तो ये मेरे बैच में 3 ही मेंबर थे और मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू करीब 6-7 मिनट ही चला। तो ये जनजातीय वाला प्रश्न के बाद मुझसे और कोई प्रश्न नहीं किया गया। फिर उन्होंने, सर ने बोला कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर, आप जा सकते हैं। तो वहाँ मैंने सबको थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोल के उठ के सीधे बाहर की ओर चला गया। तो यहाँ कैंडिडेट को ध्यान देना है कि जब आप मतलब बड़ी शालीनता के साथ वहाँ से उठ के बाहर की ओर जाना है और बाहर जाते समय आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो मैंने भी, मेरे दिमाग में था ये चीज़ कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। बाहर निकलते तक के पॉइंट तक वे लोग आपको नोटिस करते हैं। और इसके अलावा जैसे जब एंट्री हो रहा था तो मैंने सोच के रखा था, जैसे कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह से ही मैंने सीखा हो कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो कोट का बटन लगा के रखिए और जब आप बैठ जाते हैं तो कोट का बटन खोल लीजिए। ये मेरे दिमाग में था, लेकिन जब मैं एंट्री के समय तो मेरे कोट का बटन बंद था, लेकिन बैठते समय मैंने सोच के रखा था कि खोलना है, लेकिन बैठते के साथ प्रश्न शुरू हो गए तो मेरा दिमाग ध्यान वहाँ गया ही नहीं। तो ये थोड़ा सा, जब आप कुर्सी कोट पैंट पहन कुर्सी पे बैठते हैं तो टाइट का थोड़ा सा शेप गड़बड़ हो जाता है, तो वहाँ बटन खोल लेना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन मैं, ये मेरा, आप कह सकते हैं कि ये मेरा इस मिस्टेक है, मुझे ध्यान में ही नहीं रहा कि मुझे बटन खोलने हैं। हालांकि कुर्सी पर जब आप बैठे हैं तो कोट का बटन खुला रहना चाहिए ताकि टाई पूरी दिखे, ये एक होना चाहिए। लेकिन ये मेरा ये एक मिस्टेक रहा। इसके अलावा भी गढ़वा जिला में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं, ये भी मुझे लगता है ये बेहतर इसका प्रश्न उत्तर दिया जा सकता है। तो यही मोटा मोटी मुझे लगता है लगभग ठीक रहा मेरा इंटरव्यू। तो करीब 6-7 मिनट चला, बाकी कुछ कैंडिडेट का ज़्यादा 12-13 मिनट भी चला है, लेकिन मेरा इंटरव्यू 6-7 मिनट ही चला। और लगभग कैंडिडेट का यही रेंज में रहा है, 10 मिनट के आसपास। तो यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। इससे जो भी कैंडिडेट को दोबारा शामिल होने का मौका मिल रहा है, काफ़ी कुछ चीज़ें आप इससे सीख सकते हैं। और चूँकि फ़ोन अलाउड था नहीं, तो मैं कुछ पिक्चर इंटरव्यू कैंपस के, जेपीएससी के कैंपस के बाहर की कुछ पिक्चर मैंने क्लिक किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद।